श्रोताओं, दर्शकों, मीडिया मैप के प्रिय साथियों, आज मैं आपसे भारत की विदेश नीति पर एक और चर्चा करने जा रहा हूं। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये चर्चाएं ऐसे विषयों पे होंगी जो कि अभी हो रहे हैं, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। बीच बीच में हम कोशिश करेंगे कि आपको इतिहास में भी कुछ लिंकेजेस, किस तरह से विदेश नीति जुड़ी होती है, आपको बताते रहे। तो आज मीडिया मैप के इस कार्यक्रम में आपसे मैं कहूंगा, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। बहरहाल कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और वो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के दौरे पर कनाडा गए थे। और उसके पहले वो साइप्रस में रुके, कनाडा से वो क्रोएशिया गए, उसके बाद भारत लौटे। अब देखिए, हमको ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 में, पहले तो G7 का होस्ट कंट्री था कनाडा, जिसके साथ हमारे संबंध खराब थे। और उन्होंने शुरू में, ठीक है, G7 में 7 लोग तो परमानेंट मेंबर्स हैं, पर G7 बहुत सारे देशों को, जिनको महत्वपूर्ण समझता है, उनको न्योता देते गए, न्योता दिया जाता है। और भारत G7 की मीटिंग्स को बहुत समय से अटेंड करता चला आ रहा है। पर कनाडा में जो G7 की मीटिंग हो रही थी, उसमें भारत को निमंत्रण शुरू में नहीं मिला। बहरहाल कोशिश की गई दोनों तरफ से, और ये हुआ कि निमंत्रण आना चाहिए। भारत के पास निमंत्रण आया, भारत ने स्वीकार किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए। साइप्रस रुके। साइप्रस की कहानी किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि साइप्रस क्यों आवश्यक था। आज हम पहली बात तो ये कर रहे हैं कि G7 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे, उन्होंने मुलाकातें की, बहुत सी तस्वीरें दिखाई गई। सारा का सारा जो मीडिया मैनेजमेंट है जुटा रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक विश्व के नेता के रूप में हमको दिखाने के लिए। पर तथ्य क्या है? पहला तो तथ्य मैंने बताया कि हमको निमंत्रण शुरू में नहीं मिला। अब इसके पहले आपने 32 मुल्कों को अपने एमपीज और फॉरेन मिनिस्टर्स और फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर्स का डेलीगेशन भेजे थे। क्यों भेजे थे? वो भेजे थे इसलिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमारा हुआ, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन का युद्ध चला, फिर शांति विराम हुआ, सीज फायर जिसको कहते हैं, वो सबको, दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है और भारत में आतंकवादी घटनाएं कराता है। टू कन्विंस वर्ल्ड, मतलब दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और आतंकवाद को प्रश्रय, प्रोत्साहन देता है। ठीक है, उचित है। अब इसके पहले आप ये समझें कि भारत, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और पहलगाम उसके पहले हुआ, पहलगाम के बाद ये स्पष्ट होने लगा था कि भारत जवाबी हमला करेगा और आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर आक्रमण करेगा, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करेगा। ये क्लियर होने लगा था। उस दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मात्र 2 देश हमारे साथ खुला
रूप से समर्थन देकर आगे आए थे। दो देश, एक था अफगानिस्तान और दूसरा था इसराइल। अब इसराइल और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सरकार, जो तालिबान की सरकार है, उन्होंने पाकिस्तान को झटका देने के लिए वो स्टैंड लिया था। और अब चाइना ने दोनों को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बिठाकर सुलह करा ली है। और पाकिस्तान का वहां एम्बेसी खुलने जा रही है, खुल गई है। चाइना एक बड़ी ताकत। अब देखिए, हमारे साथ दो दोस्त खड़े थे, और चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था? चाइना। चाइना ने कहा कि आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है हमारी, मतलब लोहे की तरह मजबूत हमारी दोस्ती है, और हम इनके साथ खड़े हैं। जब युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने जब पलट वार किए, जिसमें कहा जाता है और कहा गया है, स्वीकारा गया है, हमारा चीफ दी जो डिफेंस स्टाफ है उन्होंने स्वीकारा है कि हमको कुछ नुकसान हुआ। कहते हैं कि हमारे कुछ हवाई जहाज नष्ट हुए, एक हुआ दो हुआ मुझे नहीं पता, पर उसमें जो स्ट्रेटेजिक मदद चाइना ने दी, चाइना के हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल करता ही है, चाइना के हवाई जहाज इस्तेमाल करता है, पर जो सैटेलाइट से प्रिसीजन, जो जिन जगहों पर आक्रमण होना चाहिए, उसकी पूरी पूरी सहयोग चाइना ने पाकिस्तान को दिया। अब आपको हम ये बता दें कि आज पाकिस्तान का जो 80% डिफेंस इक्विपमेंट है, रिक्वायरमेंट है, वो चाइना से आती है। यही नहीं, चाइना, पाकिस्तान चाइना से जो कर्ज है उसमें लदा हुआ है। पाकिस्तान के थ्रू ऑल वेदर रोड जो चाइना बना रही है, जो चाइना के सामान को वो पश्चिम एशिया तक और आगे ले जाएगी, समुद्र के रास्ते से न ले जाना पड़े, उसमें पाकिस्तान एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान, चाइना को क्या रुचि है? चाइना को एक रुचि है पाकिस्तान में जो मिनरल्स हैं उसमें रुचि है, अफगानिस्तान में जो मिनरल्स है उसमें रुचि है, जो खनिज है उनमें रुचि है। और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अब इस वक्त जब आपदा आई तो आपके साथ दो थे, उनके साथ चाइना था। और आपको ये उम्मीद थी, होनी भी चाहिए, आखिर 10 बार 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका यात्रा कर चुके हैं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बने, उसके 15 या 20 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए थे, और दोनों ने बड़े एक दूसरे से वायदे किए थे। मोदी जी ने जब पहली बार ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, और वो जो री इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जाकर डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग भी की थी। वो ये नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। वो दूसरी बात है कि ट्रंप हार गए। 5 साल हमको जो बाइडेन से, जो अमेरिकी राष्ट्रपति बने, उनके साथ हमने अपने संबंध बनाए रखे। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए, और मोदी जी ने ये बार बार कहा है, और ट्रंप जी ने भी कहा है कि दोनों लोग दोस्त हैं। तो उम्मीद ये की जाती थी, उम्मीद थी और सही उम्मीद थी, कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा ऐसे वक्त पर। अमेरिका ने पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं की। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने दोनों देशों को पर दबाव डाला कि आप संधि विराम, युद्ध विराम कर लो, सीज फायर हुई। हालांकि हम ये कहते हैं
कि अमेरिका का युद्ध विराम में कोई रोल नहीं था। और इस बात की पुष्टि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी ने कल की, जब उन्होंने मीडिया को बताया कि 35 मिनट की लंबी टेलीफोनिक जो बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई। क्यों हुई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग, जिसमें कि मोदी जी को मिलना था, ट्रंप G7 की मीटिंग को बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन वापस चले गए थे। का कारण इसराइल ईरान में ये चलता हुआ युद्ध था कि अमेरिका को इसराइल के साथ खुलकर आना है कि नहीं आना है, कब आना है। इन सारी बातों को चर्चा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप वापस चले गए थे। अब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको लगा कि हमारी बातचीत प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं हुई है, तो टेलीफोनिक बात हुई 35 मिनट, जिसमें कि कहा जा रहा है, हमारे विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव ये कहते हैं कि मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध विराम हमारा और पाकिस्तान के बीच के वार्ता का फल था। अमेरिका का उसमें कोई रोल नहीं था। हालांकि ट्रंप ने टेलीफोन के बाद ये कहा कि हमने कराया था। डोनाल्ड ट्रंप 13-14 बार कह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मुख से आज तक अभी सामने आकर ये बात का प्रतिवाद नहीं किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं, और मोदी जी ने खुलकर ना तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें वो कहें, ना कहीं किसी मंच से कहा है। मिस्त्री जी हमको बता रहे हैं कि मोदी जी ने ट्रंप से कहा कि आपने कोई रोल प्ले नहीं किया, और ट्रंप कह रहे हैं तो किसकी बात मानी जाए। मुझे तो लगता है जो बार बार रिपीट कर रहा है वो आप क्लियरली कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं स्वयं आकर, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात ज्यादा मानी जाएगी। हालांकि ट्रंप ने टेलीफोन की टॉक के बाद ये भी कहा कि मोदी जी फैंटास्टिक पर्सन है, गजब की तारीफ की। पर मजा देखें, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने युद्ध विराम कराया, मतलब वो हिंदी भारत के साथ खुलकर साथ नहीं खड़े हैं। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान का जो नया बना फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ असीम मुनीर, उसको कल उन्होंने टेलीफोन टॉक के बाद व्हाइट हाउस में लंच दिया। अब इसके पीछे कहानी बहुत है। कहते हैं, कहा जा रहा है, तथ्य है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि शुद्ध शुद्ध रूप से एक व्यापारी है, उन्होंने अपने आर्थिक हितों के लिए, अमेरिका के सामरिक हितों के लिए फील्ड मार्शल मुनीर से पिंग बढ़ाई। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में काउंट नहीं करता, ये पता है अमेरिका को। अमेरिका जनरलों के साथ, पाकिस्तान के जनरलों के साथ संबंध रखना ज्यादा बेहतर समझता है। और इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप जो एक क्रिप्टो करेंसी की को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी कंपनी प्रमोट कर रही है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के बेटे पहले भी तब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुनीर से मिल चुके थे। और अमेरिका को अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में जो रेयर मिनरल्स हैं उसमें इंटरेस्ट भी है। अब एक तरफ वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन 35 मिनट का करते हैं, और दूसरी तरफ असीम मुनीर को लंच पे बुलाकर
उसका स्वागत करते हैं, तो खाना खिलाते हैं, बातें करते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को ईरान इसराइल युद्ध में। पाकिस्तान का 1,000 किलोमीटर लंबा सीमा है ईरान के साथ। पाकिस्तान से अगर हवाई जहाज उड़ के इसराइल की मदद करते हैं, अमेरिकी हवाई जहाज उड़ते हैं, इसमें अमेरिका को जरूरत पड़ सकती है। अमेरिका में वो जरूरत पड़ सकती है कि पाकिस्तान से जो सैटेलाइट के थ्रू निगरानी रखी जाती है, जानकारी मिलती है ईरान के ऊपर, वो पाकिस्तान दे सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं। अब मजा देखें कि आज हम इस मूड में खड़े हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी 11 सालों से, जब से 2014 में उन्होंने सत्ता संभाली है, वो 85 बार विदेशी दौरों पर जा चुके हैं। उन्होंने 75 से अधिक देशों का दौरा किया है। अमेरिका 10 बार गए हैं। चाइना भी 5 बार जा चुके हैं। चाइना से उनके संबंध आज हम हमारे कहाँ खड़े हैं, हम देख रहे हैं। हम उन पर निर्भर हैं एक तरह से। और कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो जो आज जिस वक्त दुनिया में जो व्यवस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी, डोनाल्ड ट्रंप उसको नष्ट कर रहे हैं, एक नई व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं। हम अपने हितों की जो हमको रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका के साथ ही उदाहरण देता हूं, उन्होंने टैरिफ, जो ट्रेड है, जो आयात निर्यात शुल्क लगते हैं, उसको उन्होंने समाप्त किया। उससे पहले जब मोदी जी वॉशिंगटन जा रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी प्यारी सी मोटरसाइकिल है जिसको बहुत वो हमेशा प्रमोट करते हैं, हेडली डेविड्सन, हेरली डेविड्सन। उस पर जो इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी होती थी, उसमें 100% की कमी कर दी थी। अमेरिकी में जो भारतीय अप्रवासी हैं, जो गैर कानूनी तौर पे गए हैं, दुनिया से आए हुए हैं वहां पर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने आते ही उनको खिलाफ मुहिम छेड़ दी, और मिलिट्री हवाई जहाज में हथकड़ियां बांधकर, बेड़ियां डालकर, एक टॉयलेट वाले प्लेन में हम उनको वापस भिजवाया। क्या? ये दिखाने के लिए कि हम कितने कठोर हो सकते हैं। और हमने प्रोटेस्ट करना भी उचित नहीं समझा। हमारे विदेश सचिव, विदेश मंत्री बराबर ये कहते रहे कि इलीगल इमिग्रेंट्स गलत हैं। हाँ, मानता हूं गलत है, और वो हमारे नागरिक हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो सजा देनी है, उसका देने का अधिकार हम है। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहती है। हमने नहीं किया। तो मित्रों, आप देखें कि हम किस प्रकार से आइसोलेटेड खड़े हैं। आज जहां हमारे साथ रूस, जो हमारा एक ऐसा दोस्त होता था, जो हमारे साथ सदा खड़ा रहता था, कश्मीर के मुद्दे पर उसने कितनी बार वीटो इस्तेमाल किया था, आज वो पाकिस्तान को आर्म कर रहा है। लाहौर और मॉस्को के बीच में रेल लिंक स्टैब्लिश हो रही है, और हम से ये अमेरिका कह रहा है कि रूस से हथियार मत खरीदो। तो हम रूस पर अपनी हथियारों का इंपोर्ट कम करते जा रहे हैं। अमेरिका जिससे हम खरीद रहे हैं नए नए सिस्टम, वो हमसे कह रहा है रूस से मत खरीदिए, हमसे खरीदिए। हम सुन रहे हैं, हम दबाव में आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं हम बड़े देश हैं,
चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है। इससे बेहतर तो हम 1947 1948 जब देश आजाद हुआ था तब थे, जब हमने यह तय किया अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद कि हम कूटनिरपेक्ष बने रहेंगे। और उसका एक हमको खामियाजा चुकाना पड़ा। पर यह मान के चलिए कि अमेरिका का कोई भी एक दोस्त कभी परमानेंट नहीं रहा है। वो अपने हितों के हिसाब से बदलते रहते हैं। वो गुरेज नहीं करते आतंकवादियों को इस्तेमाल करने का। आज जो तालिबान खड़ा हुआ है वो अमेरिका की देन है। आज जो आप इराक, जो अमेरिका के को चुनौती देता था, उसको अमेरिका ने किस प्रकार से समाप्त किया, आप जरा गौर करें। कहा वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस बन रहे हैं, और सद्दाम हुसैन ने कार किया। पर अमेरिका ने उसको नेस्त नाबूद कर दिया। और उसके बाद यह माना कि वहां कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। अब ईरान पे आ जाए आप। ईरान पे बराबर ये जो पश्चिमी जगत है वो एक राग गा रहा है और कह रहा है ईरान आणविक शक्ति बनने जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, ईरान न्यूक्लियर वार्ता के लिए तैयार है। उसकी वार्ता होने वाली थी, वार्ता चल रही थी अमेरिका के साथ, और इस बीच में इसराइल ने आक्रमण कर दिया। जबकि ये बात खुला है, सब मानते हैं, दुनिया मानती है कि इसराइल, जिसने एनपीटी पे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं किया है, एक न्यूक्लियर वेपन राज्य है, उसके पास हथियार है। सिपरी तक ने कहा, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट से वो कह रहे हैं। और ईरान जो डेवलप कर रहा है ये कहा जा रहा है, उसको आप समाप्त कर देंगे। इसराइल जो हर तरह से गाजा में जिस तरह से वो हत्याएं कर रहा है, तो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। कहते हैं इसराइल की हम तो आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमास के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे भाई, अमेरिका जो दुनिया भर में आतंकवाद को प्रश्रय देता आया, आतंकवाद का जनक रहा, 1947 से गिन लीजिए, अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यूबा की बात करें आपसे, क्यूबा पर फिडल कास्ट्रो, वहां पर क्या कोशिश नहीं की कि फिडल कास्ट्रो को अपदस्थ कर दिया जाए। चिली में चिली में जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको किस तरह से अपदस्थ किया गया, कितने कू कराए गए, कहाँ कहाँ कू कराए गए। ईरान पे आ जाए अगर, ईरान पे अगर हम लोग बात करें, ईरान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनी थी, और उसने अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के जो वो ऑयल को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनकी बड़ी बड़ी शेल कंपनियां, बड़ी बड़ी तेल कंपनियां, इसमें शेल, बर्मा शेल वगैरह शामिल थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कहा नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन है, इस पर हम करेंगे। इस बात पर उस सरकार को अपदस्थ करके शाह रजा पहलवी को बिठाया गया था। एक डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले ने एक मोनार्की वहां स्टैब्लिश कर दी, और वो चलती रही। 1979 में आकर आज की जो ईरान में ताकतें हैं, उन्होंने रजा पहलवी को बाहर खिलाफ विद्रोह किया और विजयी हुए। चुनाव ईरान में भी होते हैं। कहने का मकसद यह है कि अमेरिका जब चाहे, जिस तरह से चाहे, हर बात को जस्टिफाई करता है। आप
अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं। अब ये तो आप सिर्फ, आज इसराइल आपके साथ खड़ा है, मतलब आपने जियोनिस्ट कैंप को ज्वाइन कर लिया है। आज आप अलग थलग हो। मैंने आपको ये तथ्य सिर्फ मात्र इसलिए बताए जिससे कि आप इनको जांचें, परखें, देखें कि मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि विदेश नीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए। विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और उनको प्रमोशन देने के लिए इस्तेमाल होती है। हम कहाँ खड़े हैं। आज के लिए इस विषय पर इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक और विषय लेकर आऊंगा आपके सामने। अगर आपको पसंद आया हो, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।